बजट आ गया है और बहस इस बात पर हो रही थी कि क्या ये ऐसा बजट है जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सके। आपने तमाम पैनलिस्ट की राय इस हवाले से सुनी है। क्या होना चाहिए, मज़ीद इक़दाम हुकूमत को क्या करना चाहिए, अब हम उस पर भी बात करेंगे। तबा साहब, ज़ाहिर है ये तो डिबेट हुई और सभी का इस बात पर कंसेंसस है कि उस हाल में तो हम है नहीं कि हम 5% की ग्रोथ पर जा सकें। जो आपने बात शुरू की थी उससे तकरीबन तमाम पैनलिस्ट एग्री कर रहे हैं। मगर एक है कि रियलाइजेशन हो, ये भी आप बात कर रहे थे कि जी माजी में जो गलतियाँ की हैं उसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए। मुझे याद है एक दफ़ा आपने कहा था कि 2017-18 में खामखा के लिए हमने $19 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट कर दिया और उसके बाद जो गुज़िश्ता हुकूमत थी 21-22 में उसने जाते जाते अचानक $17.5 अरब का, अगर वो $35 अरब हम ना ज़ाया करते तो हम स्टेबल होते। नाउ वो जो नून लीग की हुकूमत थी वो भी 4 साल तक कहती थी जी हमने हमेशा के लिए IMF से निकाल दिया, बट आखिर हर साल में हरकत की। इमरान खान साहब ऐसा लगता था कि उन्होंने मुसलसल कहा कि सबसे बड़ा मुल्क का मसला ही करंट अकाउंट डेफिसिट है, जाते जाते उन्होंने भी ये हरकत की था। अब आपको लगता है कि अब इवेंचुअली रियलाइजेशन है कि इस तरफ हम नहीं जा सकते हैं, ये तो डिफ़ॉल्ट ही का रास्ता है। देखिए, जब आपके पास बोरिंग ऑप्शन नहीं है, जब आपका इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट 5-6% पे और जो पाकिस्तान की रेटिंग है उससे आपकी जो अगर आप यूरो बॉन्ड इशू करते हैं तो वो 10-12% से कम होंगे नहीं, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन है नहीं बोरिंग का इंटरनेशनल मार्केट सिवाय IMF के या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के। तो अब जिस सिचुएशन हम हैं, ऑप्शन जब नहीं है तो जब भी तो बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा ना कि हमने वो बजट बनाया है कि हम IMF को खुश कर सकें और प्रोग्राम को सिक्योर कर लें। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम तो आप सिक्योर कर लेंगे। उसकी जो रेमिफिकेशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसकी हम बात करते हैं ना। देखें, आपने इकॉनमी के अगले 2 साल स्टेबलाइज भी कर लेंगे, आप कम ग्रोथ करके करंट अकाउंट को मैनेज करके फिस्कल डेफिसिट को नैरो डाउन करके आप कर लेंगे। लेकिन 2 साल बाद आप क्या करेंगे? आप उसी सिचुएशन में जिस तरह बाकी लोगों ने कहा कि जब तक कि आप इन्वेस्टमेंट को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को लेकर नहीं आएंगे आप पाकिस्तान के अंदर, तो 2 साल बाद एग्जैक्टली सेम डिस्कशन हो रही होगी कि हमारी लो ग्रोथ क्यों है। देखिए, पाकिस्तान में अगर आपने 4.5-5% एक्सपोर्ट आपने ग्रो करना है तो आपके पास टोटल डॉलर का जो इनफ्लो है ना वो तकरीबन 80 से 84 बिलियन डॉलर होना चाहिए, जब जाके आप 5% की GDP ग्रोथ आप अचीव कर सकेंगे। आज हमारे जो नंबर्स हैं वो तकरीबन $30 बिलियन एक्सपोर्ट के, और मुझे लगता है कि जिस तरह से रेमिटेंस ग्रो करी है 3.2 बिलियन पर मंथ, जो तकरीबन 36 से 38 बिलियन डॉलर, तो आप तकरीबन 68 बिलियन टू 70 बिलियन डॉलर का आपका इनफ्लो हो सकता है डॉलर्स का नेक्स्ट ईयर। उसे आप मेरे ख्याल में 3.5-4% तक आप ग्रोथ को खींच खाच के आप ले जाएंगे। अब ग्रोथ कहाँ से लाएं हम? देखिए, ग्रोथ आप एग्रीकल्चर से ला सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। एक नया सेक्टर पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है, वो है माइनिंग सेक्टर। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनिंग के अंदर बहुत पोटेंशियल है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ अब लोकल ग्रुप्स भी माइनिंग की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे उम्मीद है कि ये इन्वेस्टमेंट रियलाइज होगी तो उसमें एक नया सेक्टर ओपन अप हो जाएगा, जिसमें मेजर आपकी जो माइनिंग है वो कॉपर और गोल्ड की होगी आपकी। तीसरा जो है वो कंस्ट्रक्शन है कि आपको बग़ैर इम्पोर्टेड मटेरियल के आपने ग्रोथ लानी है तो कंस्ट्रक्शन है आपका, कि आप फास्ट ट्रैक पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, आपके रोड हाईवेज़ हैं, आपके पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम्स है, बहुत सारे काम हैं जो आपने करने हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो ज़्यादा है। जब हम इन क्रूशल लार्ज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी को 2 तरीके से सपोर्ट करेगी। एक तो इनिशियल ग्रोथ की तरफ आपको सपोर्ट करेगी, और जब वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। और तीसरा आपका है वो एक्सपोर्ट्स है कि क्या हम 10% GDP या इससे कम 9% पे क्या ये मुल्क खड़ा हो सकता है अपने पैरों पे? वो नहीं खड़ा हो सकता जब तक कि आप अपनी एक्सपोर्ट टू GDP 15% से 20% पे लेके नहीं जाते, स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये आपके मसले मसाइल रहेंगे और ये आपका IMF का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, बिकॉज अगर आपने हायर ग्रोथ की तरफ जाना है तो इसका मतलब ये कि आपने बोरो करना पड़ेगा या अपने पैसे खुद कमाएं। कमाने की जो आपकी कैपेसिटी है वो आपको बढ़ानी होगी और वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगी। इन्वेस्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, बिकॉज आप गवर्नमेंट के जो इदारे जो इनएफिशिएंट हैं, जिसमें इतने सालों तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, जब वो प्राइवेटाइज होंगे उसमें री इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी, उसके जो नुकसानात हैं वो ख़त्म होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिटेबल बनेगी, उस प्रॉफिट से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी मिलेगा। और साथ साथ एक और जो सेक्टर है जो बहुत ही हम डिस्कस नहीं करते, वो टूरिज़म है। एक डोमेस्टिक टूरिज़म है और फिर एक आपका इंटरनेशनल टूरिज़म है और एक रिलीजियस टूरिज़म भी। अब आप देखें कि ये बोरी कम्युनिटी की आज इस साल पाकिस्तान के अंदर है, कितने लोग बाहर से आए,
होटल्स फुल हैं, आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको सपोर्ट कर रही है। इस तरह पाकिस्तान में आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इतने खूबसूरत हैं, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है कि अच्छे होटल्स बन जाएंगे, अच्छी सड़क बन जाएगी, अच्छी सर्विस होगी, तो पहले आप डोमेस्टिक जो टूरिज़्म है उसको आप कैटर करेंगे और फिर इसके बाद बाहर से भी लोग आपके पास आएंगे। एक जो प्रॉब्लम हो सिक्योरिटी का, देखिए पाकिस्तान में जो भी हम कहें हालात हैं, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पाकिस्तान के दो बड़े सूबे KPK और बलूचिस्तान जो है, वहाँ पे आपको पता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ही हालात ख़राब हैं। और ये आई होप ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये इस्तेकाम ये लॉन्च करना चाहते हैं, ये जो ऑपरेशन है, देखिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और जब तक कि आप सिक्योरिटी के हालात को ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आती है कि जब वो देखते हैं कि मुल्क में आदमी जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, उसको गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, होटल्स के बाहर इतनी बड़ी फेंसिंग नहीं होनी चाहिए जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर है, तो जब ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो हम कहते हैं कि पाकिस्तानी नॉन रेसिडेंट वो क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते कि उनको पता है कि जो लॉ ऑफ लैंड है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इतनी अनस्टेबल है कि उसमें उनको ख़तरा है कि यार हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, उसकी प्रोटेक्शन क्या होगी। इसी तरह जो फॉरेनर्स हैं उनका भी वही है। जब तक कि प्राइवेट सेक्टर इसको लीड नहीं करेगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में एक महदूद लेवल पे आएगी, वो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे आएगी। हमें लानी है इन्वेस्टमेंट बिज़नेस टू बिज़नेस, B2B सेक्टर में लानी है, और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का काम है कि वो बाहर जाके रोड शो करें, वो पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को बिल्ड करें, वो पाकिस्तान के पोटेंशियल को हाईलाइट करें। बट सामने से जो सवाल आते हैं ना, वो 3 सवाल आते हैं। क्या इस एनर्जी कॉस्ट में क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाइबल है? क्या इस टैक्सेशन हाई टैक्सेशन में क्या आपके पास इतनी रिटेन अर्निंग्स होंगी कि आप री इन्वेस्टमेंट करने के काबिल होंगे? और तीसरी, क्या आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में कैसी है? आज हम आते हैं तो क्या सिक्योरिटी के हालात हैं? तो उन तीनों सवाल के जवाबात हमारे पास नहीं होते। हम जवाब तो दे देते हैं लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होता। और जब वो देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इसका कोई सोल्यूशन शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में नज़र नहीं आता, तो लोग उसके लिए शाये कर जाते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट टू GDP वैसे भी शरह कम है, एक्सपोर्ट टू GDP शरह कम है, टैक्स टू GDP शरह आपकी वीक है। तो उसको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, इन डेप्थ एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये पिछले 20 सालों का प्रॉब्लम है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको। और ये मुसलसल गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है जिसकी वजह से ये सारे आपके जो रेशोज़ हैं वो आपके रीजनल कंट्रीज से और इंटरनेशनल कंट्रीज से बहुत ही बिलो एवरेज आपके हैं। और उन सब से हमें निकलने के लिए एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म एक हमें प्लान बनाना होगा। आप जो करके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेबलाइज़ कर लें, बट स्टेबलाइजेशन के साथ अगर आगे ग्रोथ पॉलिसी नज़र नहीं आएगी तो हालात तो पाकिस्तान के वैसे ही रहेंगे कि 2 से 2.5% आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपने 3% या 3.5% आपने ग्रो कर लिया, तो जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको जॉब्स कहाँ से मिलेंगी? जब नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी और नए सेक्टर्स डेवलप नहीं होंगे तो जॉब्स कहाँ से क्रिएट करेंगे? एज ऑफ नाउ आप कह रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन वाली ही आपको सिम्त नजर आ रही है, ग्रोथ वाली सिम्त कोई कहीं नजर नहीं आ रही। मगर एक बात जो आमतौर पर आरिफ अभी साहब करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को नहीं यूटिलाइज कर पा रहे। सीमेंट अंडर यूटिलाइज्ड है, कार मैन्युफैक्चरिंग अंडर यूटिलाइज्ड है, टेक्सटाइल वो कह रहे हैं कि फुली यूटिलाइज नहीं है। तो हम इन्वेस्टमेंट की मजीद की तो बात कर रहे हैं, बट तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री यूटिलाइज नहीं हो रही। जी, इसके देखें, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, इस बजट में इन्होंने एक्साइज ड्यूटी जो है वो 2 रुपये से केजी से 4 रुपये कर दी है। गरीब आदमी भी सीमेंट इस्तेमाल करता है। सीमेंट एक वो वाहिद रॉ मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और सीमेंट भी स्टील भी। तो जब आपने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी महंगी कर दी है तो उसे आपके ख्याल में क्या डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? एक ही जवाब है ना, कम होगी। जब एक बोरी पहले 1100 में मिलती थी और अब ये तकरीबन 1400 से 14,500 रुपये की प्राइसेस हो गई हैं, तो उससे डिमांड तो श्रिंक होगी। एक गरीब आदमी जिसको अगर 1 बैग की ज़रूरत है या 10 बैग की ज़रूरत है, वो 10 मरतबा सोचेगा यार कितनी महंगी सीमेंट लूँ कि नहीं लूँ, आज नहीं करता मैं अगले साल कर लूँगा। तो डिमांड तो कॉन्ट्रैक्शन डेफिनेटली नज़र आती है, इसमें कोई सेकेंड वही नहीं है, राय नहीं है। हमारी तो डिमांड डिस्ट्रक्शन एनर्जी कंजप्शन, पावर सरप्लस है, कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, एनर्जी कंजप्शन देखिए डिमांड डिस्ट्रक्शन होनी है और इंडस्ट्री को ये 2 साल मुश्किल वक्त गुजारने होंगे, जो कि मुश्किल नहीं है, गुजर जाएंगे, ये 2 साल भी गुजर जाएंगे। लेकिन जब तक कि आगे ग्रोथ प्लान नज़र नहीं आएगा आपको,
तो ये फ्रस्ट्रेशन सिस्टम में बिल्ड करेगी और लोग पे फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो जाएगा। पहले अभी तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, फिर फ्लाइट ऑफ कैपिटल। 5 साल पहले मैंने आपको एक इंटरव्यू किया था, आप एक बहुत ही होपलेस सिचुएशन आप उस वक्त पिक्चर कर रहे थे। इस वक्त आपको उतनी होपलेस लगती है? आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? चीज़ें 100% बेहतर हो सकती हैं अगर सही पॉलिसी हो और बिजनेस कॉन्फिडेंस को हम बिल्ड करें, लोगों के साथ कंसेंसस करें और देखें कि किस एरियाज़ में हमें काम करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान कोई बहुत कॉम्प्लेक्स इकॉनमी नहीं है, बहुत ही बेसिक सिंपल इकॉनमी है। 3-4 बड़े एरियाज़ हैं जिसमें आपने काम करना है, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर आप एक रोड मैप बना दें तो अगले 2 सालों में आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे और आपकी जो ओवरऑल सिमत है मुल्क की वो ठीक हो जाएगी। तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली 5 से 5.5% अब आराम से जा सकता है। मैंने इस पर आरिफ साहब का भी मौक़िफ़ लेना, मगर क्योंकि आपने माइनिंग की बात की, अमार ने इस पर काम किया हुआ है और मैं सुन रहा था आप ये बता रहे थे कि जो EVM है, आपने इस पर रिसर्च भी की कि दुनिया भर में जब जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त उसकी सप्लाई मौजूद है, मगर आपने यहाँ पर भी कहा कि मसला ये हो रहा है कि हम माइनिंग भी एक फैक्ट्री लगानी है, वैल्यू एडिड करें और उससे बहुत ज़्यादा दर मुबादला कमा सकते हैं, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। ये माइनिंग वाकई एक ऐसा एरिया है जिसकी तब आप बात करें? बिल्कुल, माइनिंग ऐसा एरिया है। हमने बेसिकली इसको कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा, चाहे वो आयरन ओर हो, कॉपर हो, कुछ भी बेताश है, बॉक्साइट हो, कुछ भी हो। वो हमने हमेशा जो भी करा है बिल्कुल जो रॉएस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करा है। कॉपर की बात बताऊँ आपको, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनमें जितना कॉपर का इस्तेमाल है किसी और चीज़ का नहीं है। द डिमांड ऑफ कॉपर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10 टाइम्स ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। दुनिया में कॉपर की सप्लाई कांस्टेंट है, रिस्ट्रिक्टेड है और नई माइंस डेवलप नहीं हो पा रही बिकॉज जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को स्केल अप कर रहे हैं और नहीं देंगे। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू एरियाज जहाँ पे कॉपर अभी कम्प्लीटली अनएक्सप्लॉयटेड है। तो इंशाल्लाह प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, एक्सट्रैक्शन होती है, मगर वो एक्सट्रैक्शन भी अभी का जो करंट प्लान है सिंपली एक्सपोर्टिंग कॉपर स्लज इन द रॉएस्ट ऑफ द रॉ फॉर्म। कि जी स्लज है आपके पास, कॉपर है, वो मटेरियल मिक्स हुआ होगा लिक्विड फॉर्म में ही, आप डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट करते हैं। प्रोसेसिंग उसकी वैल्यू एडिड तब भी नहीं हो रही। आइडियल अगेन ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या है, सिग्नल क्या है, आपने ग्रोथ सिग्नल ये देना है कि जी ओके वी विल एक्सप्लोर कॉपर, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम रिफाइन भी करेंगे। हमें रिफाइनरी की भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। रिफाइनरी के लिए यू नीड अफोर्डेबल पावर। थर्ड में यू गॉट चीपेस्ट ऑफ द चीप पावर। 3 सेंट में आपकी वेरिएबल कॉस्ट बिजली की, वहाँ पे 3 सेंट से भी कम, वहाँ से आप बिजली जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे उसको कॉपर को स्मेल्टिंग करके उसकी रिफाइनिंग कर सकते हैं। यहीं पे आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू EV मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हैं और फिर उसको वैल्यू एड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन द सिग्नल नीड्स टू बी देयर। इफ द सिग्नल इज कि जी आप स्लजी एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़िंदगी बस स्लजी एक्सपोर्ट करते रहेंगे, बट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन प्लेस, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। द प्रॉब्लम हियर इज, एज मोहम्मद अली साहब राइटली सेड, कि देयर इज़ नो प्लान फॉर एनीथिंग। कोई भी इंडस्ट्री हो वो हम उसको देखते हैं इन आइसोलेशन, हम उसको इस तरह नहीं देखते कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन उसी कोई ना हो सकती है। तो माइनिंग में ट्रिमेंडस पोटेंशियल, इफ एनीथिंग, अगर इफ देयर इज अ राइट सिग्नल्स इन प्लेस, अगले 5 साल में वी शुड बी एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक कार्स। और प्रोसेसिंग करें तो आप की जो अपनी रिसर्च थी उसमें मल्टीपल टाइम्स आप करते हैं, बिकॉज जब आप स्लज एक्सपोर्ट करो तो दिस इज उसकी तो वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहे ना कोई। जब आप गाड़ी एक्सपोर्ट करोगे उसमें आप बेसिकली 100 टाइम्स वैल्यू ऐड करके उसमें एक्सपोर्ट कर रहे हो और उससे जो इन एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी उसका वैल्यू अलग है। तो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल इकोनॉमी, बट वी हैव ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन प्लेस टू रियली डू दिस थिंग।